हमारे अगले विश्लेषण से पहले मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं और हमारे देश के जो युवा हैं उन्हें खास तौर पर इन सवालों के बारे में आज जरूर सोचना चाहिए। पहला सवाल ये कि आपके लिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है या आपके लिए जाति बड़ा मुद्दा है, यानी बेरोजगारी और जाति में कौन सा बड़ा मुद्दा है आपके लिए। दूसरा सवाल ये कि भारत में कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना होनी चाहिए या स्किल सेंसस यानी कौशल जनगणना होनी चाहिए, और इन दोनों में से हमारे देश के लिए इस समय ज्यादा जरूरी क्या है। और तीसरा सवाल यह कि दलितों के वर्ग में जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं, यानी जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, जो साधन संपन्न है, आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न है, क्या ऐसे लोग आरक्षण के आधार पर नौकरी लेना चाहेंगे या फिर अपनी योग्यता और अपने हुनर के आधार पर नौकरी लेना चाहेंगे। उनकी बात कर रहे हैं जो दलित हैं लेकिन साधन संपन्न है। देश के ज्यादातर विपक्षी नेताओं को लगता है कि भारत के लिए बेरोजगारी से ज्यादा जातिगत जनगणना का मुद्दा बड़ा है और यही ज्यादा जरूरी है, और इसलिए वो भारत के लोगों की जातियों के बारे में पता लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं भारत में सबको ये पता होना चाहिए कि किस जाति के लोग कितने हैं संख्या में, और उसके हिसाब से उनके साथ न्याय होना चाहिए। और जब इस बार जनगणना होगी तो सबसे पूछा जाए कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, और हर आदमी अपनी जाति के आधार पर जाति को एक बैज लगाकर बाहर समाज में घूमे। लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक बिल्कुल नया काम किया है। उन्होंने एक नई पहल की है जो आज आप सबको शायद हैरान भी करेगी और आपको इसके बारे में जरूर सुनना चाहिए, सोचना चाहिए। नायडू ने यह ऐलान किया है कि उनके राज्य को जातिगत जनगणना की नहीं बल्कि कौशल जनगणना की आवश्यकता है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, और आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जहां लोगों को रोजगार और नौकरियों के मुताबिक योग्य और काबिल बनाने के लिए पहली बार इस प्रकार की कोई जनगणना हो रही है। यह जनगणना जो स्किल के आधार पर होगी, कास्ट सेंसस से इसलिए अलग और क्रांतिकारी है क्योंकि इसमें सरकार लोगों से उनकी जातियां नहीं पूछेगी, बल्कि सरकार लोगों से पूछेगी कि आपके स्किल क्या है, आपके पास स्किल्स कौन से हैं, आपके पास कौन सा कौशल है, आपके पास हुनर कौन सा है, यह पूछा जाएगा आपसे। और इस जनगणना को स्किल गैप सेंसस कहा जाता है। यहां गैप का मतलब उस हुनर या कौशल से है जो अभी लोगों के पास नहीं है, और इसके कारण उन्हें पढ़ने लिखने के बाद भी अलग अलग क्षेत्रों में नौकरियां नहीं मिल रही हैं। यानी लोगों और नौकरियों के बीच में जो फासला है, उस फासले को लोगों को स्किल सेट देने के कारण कैसे उस फैसले को भरा जा सकता है। आंध्र प्रदेश में इस जनगणना की शुरुआत मंगलागिरी शहर से हुई और पूरे राज्य में इस जनगणना को कराने में 8 से 9 महीने का समय लगेगा, और सरकार का कहना है कि इस जनगणना को 2 भागों में किया जाएगा। पहले भाग में उन 33 लाख बड़े और लघु उद्योगों, कंपनियों, फैक्ट्रियों और कृषि समेत अन्य क्षेत्रों से जुड़े उपक्रमों का सर्वे किया जाएगा, और इन तमाम कंपनियों से, फैक्ट्रियों से यह पूछा जाएगा कि उन्हें अपने यहां किस तरह के स्किल और हुनर वाले कामगारों की आवश्यकता है, यानी वो किस तरह के लोगों को अपने यहां नौकरी पर रखना चाहते हैं, और जिन लोगों को नौकरी पर रखना चाहते हैं उनके अंदर कौन सा हुनर होना चाहिए, कौन सी प्रतिभा होनी चाहिए जिन्हें वो अपने यहां नौकरी पर रखेंगे। तो आपको सबसे पहले सरकार ये पता करेगी कि जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में है, दूसरे उपक्रम हैं, जहां पर भी लोग नौकरियां करते हैं, वहां पहले यह पता किया जाए कि यहां किस प्रकार की नौकरी, किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। जब यह पता चल जाएगा, उसके बाद दूसरे भाग में उन लोगों की जनगणना होगी जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष है और जो राज्य की वर्किंग एज पॉपुलेशन कहलाते हैं, यानी जो लोग काम करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोगों की संख्या आंध्र प्रदेश में 3.5 करोड़ है। अब इन 3.5 करोड़ लोगों से सरकार पूछेगी कि उन्होंने कहां तक पढ़ाई की है, उनके पास कौन सा हुनर है, कौन सा स्किल है, वो किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, और क्या उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी स्किल को सीखकर खुद को किसी खास नौकरी के लिए योग्य बना सकते हैं।
यानी पहले तो यह पता लगे कि इन लोगों के पास स्किल कौन सा है, और फिर यह पता लगाया जाए कि इन्हें और ज्यादा कौन सा स्किल देने की आवश्यकता है, ये चाहते क्या हैं, इनकी मदद कैसे हो सकती है। और जब ये दोनों सर्वे हो जाएंगे तो सरकार को यह पता चलेगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां और फैक्ट्रियों को किस स्किल वाले, किस हुनर वाले कर्मचारियों की आवश्यकता है और कितने आम लोगों में उस तरह के हुनर हैं या नहीं है। और तब इसके बाद सरकार लोगों को नौकरियों के हिसाब से काबिल बनाएगी, नौकरियों के लिए उन्हें तैयार करेगी और उन्हें आधार कार्ड की तरह एक स्किल आईडी दिया जाएगा, जिससे ये युवा डिग्री होने के साथ साथ नौकरियों के लिए योग्य हो जाएंगे और बेरोजगारी को कम किया जा सकेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल पाएगी। उदाहरण के लिए अगर राज्य सरकार को यह पता चले कि आईटी सेक्टर में ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को समझते हो, तो सरकार ऐसे प्रोग्राम शुरू करेगी जिनमें युवाओं को इस एआई टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें इस तरह की नौकरियों के लिए काबिल बनाया जाए। और इस तरह शिक्षा की व्यवस्था में भी रोजगार के क्षेत्र के हिसाब से बदलाव किए जाएंगे, जिससे लोगों को ज्यादा स्किल्ड और काबिल बनाया जा सके। और अगर आंध्र प्रदेश में स्किल सेंसस का सही इस्तेमाल हुआ तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन सकता है जहां लोग उतने ही स्किल्ड होंगे जितने इस समय स्विट्जरलैंड में हैं, जापान में हैं या जर्मनी में है। क्योंकि इन तीनों देशों का नाम मैंने इसलिए लिया, ये वो 3 देश हैं जो ग्लोबल स्किल इंडेक्स में टॉप पर है, शीर्ष पर है, और जहां बहुत कम ऐसा होता है कि लोगों को स्किल्ड ना होने के कारण नौकरियां ना मिलें, वो बेरोजगार रह जाए। जबकि भारत में अब भी बहुत सारे बड़ी संख्या में पढ़े लिखे युवा ऐसे हैं जो नौकरियां होते हुए भी इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि उनके पास उन नौकरियों के लिए जरूरी हुनर नहीं है, स्किल सेट नहीं है। भारत में ग्रेजुएशन की डिग्री वाले 49%, एमबीए की डिग्री वाले 40%, इंजीनियरिंग की डिग्री वाले 43%, बीकॉम की डिग्री वाले 40%, आईटीआई से डिप्लोमा और दूसरे कोर्स करने वाले 66%, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने वाले 72%, और जिनके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री है उनमें से भी 43% छात्र आज नौकरियों के लिए योग्य नहीं है। और इन युवाओं की पढ़ाई लिखाई उन्हें रोजगार दिलाने में नाकाम रही है। तो हमारे युवाओं के लिए सीखने की बात यह है कि आज आपने पढ़ाई कर ली, आपने बीए पास कर लिया, बीकॉम कर लिया, या आपने एमबीए कर लिया, या आपने और भी कोई चीज कर ली, यहां तक कि सिविल इंजीनियरिंग भी कर ली, उसके बाद भी लोगों के पास नौकरियां नहीं है। इतना करने से आपको नौकरी नहीं मिलने वाली जब तक कि आपके पास इस सब के अलावा कोई खास स्किल सेट नहीं होगा। क्योंकि अब जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे नौकरी का, तो सामने वाला आपसे यही पूछेगा कि आप करेंगे क्या। स्पेसिफिक में जाके बताइए कि आप कौन सा खास काम कर सकते हैं, आपका हुनर क्या है। सिर्फ बीए की डिग्री लेना, बीकॉम की डिग्री लेना अब काफी नहीं है। यही कारण है कि ग्लोबल स्किल इंडेक्स के 109 देशों में भारत आज भी 87वें स्थान पर खड़ा है, और ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स के 134 देशों में हमारा स्थान है 103वां स्थान। कितना नीचे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि आज भारत के लोगों से उनकी जातियां पूछने का नहीं, बल्कि उनके स्किल के बारे में पूछने का समय है। जातियां मत पूछो, स्किल पूछो, हुनर पूछो। जाति पूछ के क्या मिलने वाला है? क्या जाति पूछकर नौकरी मिल जाएगी? लेकिन नौकरी के लिए जो हुनर की आवश्यकता है, जिस स्किल की आवश्यकता है, जिस टैलेंट की आवश्यकता है, वो आप कहां से लाएंगे? आरक्षण से भी नौकरी लेने के बाद जब आपको उसमें काम करना पड़ेगा तो कहां से आएगा वो टैलेंट? और आंध्र प्रदेश अब यही कर रहा है, और ये कौशल जनगणना आंध्र प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए, हम तो ये कहेंगे कि ये भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपकी पहचान आपकी जाति से नहीं, आपके स्किल से होनी चाहिए, आपके हुनर से होनी चाहिए, आपके टैलेंट से होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में बेरोजगारी दर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से भी ज्यादा है। वहां से भी बुरा हाल है। यहां पूरे देश में इस समय बेरोजगारी दर 3.2% है, जबकि आंध्र प्रदेश में यह 4.1% है। राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा बेरोजगारी है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा युवाओं में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी आंध्र प्रदेश में ही है। देश में 15 से 29 वर्ष के 10% युवा बेरोजगार हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में इसी आयु वर्ग के
15.7% युवा बेरोजगार हैं और इस मामले में आंध्र प्रदेश की स्थिति देश के सभी बड़े राज्यों में सबसे खराब है। और यही कारण है कि आंध्र प्रदेश की सरकार कह रही है कि उनके राज्य को जातिगत जनगणना की नहीं बल्कि कौशल जनगणना की आवश्यकता है, जबकि वहां की सरकार चाहती तो वो भी अपने वोट बैंक के लिए जातिगत जनगणना करवा सकती थी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की यहां थोड़ी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने हमेशा, जो पिछली बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब भी वो हमेशा भविष्य के बारे में सोचते थे, नए नए आइडिया सोचते थे। उनका प्रशासन जो है उसमें आपको एक फ्रेशनेस दिखाई देगी और इस बार भी जब वो मुख्यमंत्री बने हैं तो वो एक बिल्कुल नया और भविष्य का आइडिया लेकर आए हैं। आंध्र प्रदेश में 88% आबादी हिंदुओं की है, जिनमें 50% ओबीसी हैं, 16.4% दलित और 5.6% आबादी आदिवासी समुदाय की है। और आंध्र प्रदेश की सरकार चाहती तो वो भी वहां जातिगत जनगणना करवाकर इन सभी जातियों को अपना वोट बैंक बना सकती थी। देखिए, नेता जब लोगों के बारे में सोचते हैं तो वो ये फॉर्मूला लगाते हैं। नेताओं के दिमाग में जो फॉर्मूला लगा हुआ है एक्सेल शीट की तरह, नेता जिस चश्मे से लोगों को देखते हैं वो चश्मा उन्हें कुछ इस तरीके से दिखाता है। वो देखते हैं कि हिंदू कौन है, दलित कौन है, आदिवासी समुदाय कौन है, इसमें से ओबीसी कौन है, हिंदुओं का जो 88% शेयर है इसको ब्रेक कैसे किया जाएगा, इसमें से कौन कितनी जाति का है, फिर उस जाति के हिसाब से राजनीति की जाएगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसलिए आज हम अपने देश के युवाओं से ये जरूर पूछना चाहेंगे कि उनके लिए बड़ा मुद्दा क्या है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है या जाति बड़ा मुद्दा है, और वो अपने हुनर के आधार पर नौकरी लेना चाहेंगे या अपनी जाति के आधार पर नौकरी लेना चाहेंगे। Yeah, pilot is going on now, Mangalagiri. Exactly 8 to 9 months we will complete a skill census, first of its kind in the world. Skilling is important, we will do that. It is a continuous process. I am confident our people are capable, very, very adaptable. So I believe there's a lot of employment opportunity that is coming up, and not just within Andhra Pradesh, even outside also. So like that, I believe there will be some fascinating things that might come out of the skill census, and it will act as a platform that will be a valuable thing for the youth going forward. Most of the students are lacking of skills and they are not having jobs. So if government provides these skills and they provide this internship kind of things, which will help us gain a handful of work experience. Actually, as a youth, as a students of the university, we always seek about the skills and the opportunities. So we always need and we require our skill needed opportunities. वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2011 में जब चीन के हुनान प्रांत में नौकरियां होते हुए भी ऐसे बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ रही थी जो स्किल्ड नहीं थे, तो चीन ने इस प्रांत में इसी तरह की एक कौशल जनगणना करवाई थी और इसके आधार पर ऐसे प्रोग्राम शुरू किए जिससे बाद में कंपनियों और फैक्ट्री मालिकों को योग्य कर्मचारी मिलने लगे और वहां बेरोजगारी तेजी से कम हो गई और यह फॉर्मूला वहां बड़ा सुपरहिट रहा था। और बात सिर्फ चीन की नहीं है, ग्लोबल स्किल इंडेक्स के मुताबिक जापान, दक्षिण कोरिया और पश्चिमी देशों में लोगों को नौकरियों के हिसाब से योग्य बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम, प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जिससे इन देशों के युवाओं में आज भी हुनर की कोई कमी नहीं है और वो स्किल्ड है। लेकिन भारत शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां हमारे देश की राजनीति युवाओं में हुनर नहीं बल्कि उनकी जातियां ढूंढती है। हमारे देश में पहले यह नहीं पूछा जाता कि आपका हुनर क्या है, आपका स्किल सेट क्या है, पहले यह पूछा जाता है कि आपकी जाति क्या है, कौन जात हो। और जातियों को इसलिए ढूंढा जाता है क्योंकि नेता सोचते हैं कि रोजगार सिर्फ आरक्षण से ही मिलना चाहिए और इसी आरक्षण के लिए वो जाति को बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा मानते हैं और इसी जाति के आधार पर उन्हें वोट भी मिलते हैं। आज भी रोजगार से ज्यादा जाति में इतनी ताकत है कि वो नेताओं को वोट दिला सकती है और इसीलिए जब चुनाव में टिकट देने की बारी होती है तब भी जाति सबसे पहले देखी जाती है और जब योजनाएं बनाई जाती हैं तो भी जाति सबसे पहले देखी जाती है। और इसी जातिगत राजनीति का नतीजा है कि आज 145 करोड़ का भारत
स्किल इंडेक्स के मामले में दुनिया में 87वें स्थान पर है, जबकि उतने ही 142 करोड़ की आबादी वाला चीन इसी सूची में 36वें स्थान पर है। आज जरा चीन से आप अपनी तुलना करके देखिए। हमारी आबादी और चीन की आबादी लगभग बराबर है। हम चीन से थोड़े ज्यादा हैं, हम 145 करोड़ हैं, चीन 142 करोड़ है। लेकिन स्किल इंडेक्स में हम 87वें नंबर पर हैं और चीन 36वें नंबर पर है। आबादी के मामले में चीन के बराबर होते हुए भी हुनर के मामले में हम चीन से कितना पीछे हैं, और वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में जाति है कि जाति नहीं, यानी जातियां ही जातियों में हम अपने देश को बांट चुके हैं और ये जातियां जाने का नाम नहीं ले रही। और आज आप राहुल गांधी का वो बयान एक बार जरूर सुनिए, जब उन्होंने पिछले महीने बजट सत्र के दौरान संसद में यह कहा था कि जब बजट का हलवा बंट रहा था तब वहां खड़े अधिकारियों में, सरकारी अधिकारियों में एक भी दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय से नहीं था। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया। उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी एनडीए का हिस्सा है और इसलिए आज विपक्ष के तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि असल में बीजेपी जातिगत जनगणना के खिलाफ है, इसलिए वो कौशल जनगणना करवाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी होशियारी न करे, और वो लोग जो कास्ट सेंसस पे होशियारी कर रहे हैं उन्हें होशियारी नहीं करनी चाहिए। कास्ट सेंसस मीन्स कास्ट सेंसस कि जातियों की गिनती हो और गिनती के आधार पर सबका हक और सम्मान सबको मिले। ये कोई मांग हमारी अकेली नहीं है, पूरे पीडीआई परिवार की मांग है। वैसे अगर आप गौर से देखें तो जिसके पास स्किल है वो अप्लाई कर ही रहा है, पर मैं उनकी मांग को ठुकराता नहीं, उनकी मांग का समर्थन करता हूं। पर ये तब हो पाएगा जब पहले कास्ट सेंसस तो हो। कास्ट सेंसस के साथ स्किल सेंसस भी हो जाए तो उसमें बुरा ही नहीं, वरना तो आज जिनके पास स्किल है वो नौकरियां होती हैं, अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो वंचित रह जाता है। चंद्रबाबू नायडू जी अभी बीजेपी के साथ हैं। ये अब नया राग वो कौन सा आलाप रहे हैं ये नहीं पता। ये तो जातीय जनगणना होनी चाहिए, इस बात से सब लोग सहमत हैं जो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी भी कहती है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो जातीय जनगणना से ध्यान भटकाने के लिए एक ये नया राग अलाप रहे हैं चंद्रबाबू नायडू जी। हमारे देश में बेरोजगारी को लेकर 2 तरह के राजनीतिक मॉडल हैं। इनमें पहले मॉडल वो है जिसमें जब पढ़े लिखे युवाओं को हुनर नहीं होने के कारण नौकरियां नहीं मिलती तो राजनीतिक पार्टियां प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में भी आरक्षण लागू करवाने की कोशिश करती हैं। और हाल ही में कर्नाटक में इसी तरह का प्रयास हुआ, जिसे विवाद होने के बाद सरकार को वापस लेना पड़ा था। और दूसरा मॉडल वो है जिसमें इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकारें ये सोचती हैं कि वो उन्हें आरक्षण नहीं देंगी बल्कि उन्हें ट्रेनिंग देंगी और उन्हें नौकरियों के लिए योग्य बनाएंगी। और इस मॉडल में युवाओं से पूछा जाता है कि उन्हें कौन कौन सा काम आता है, उनका हुनर क्या है, उनके पास क्या स्किल्स हैं। जबकि आरक्षण वाले मॉडल में युवाओं से सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है कि कौन जात हो, यानी तुम्हारी जाति क्या है। अब आप खुद सोच लीजिए कि हमारे देश के भविष्य के लिए क्या अच्छा होगा, कि हम जातियों के नाम पर नौकरी दें वो ठीक रहेगा, या फिर हम स्किल सेट के आधार पर, योग्यता के आधार पर हम नौकरी दें। और इसीलिए अलग अलग सर्वेज में ये बात सामने आई है कि भारत में बड़ी संख्या में पढ़े लिखे युवा ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयबल हैं, यानी वो पढ़े लिखे तो हैं, उनके पास डिग्री तो है, लेकिन वो नौकरी करने के काबिल नहीं है, उन्हें कोई काम नहीं दिया जा सकता। और क्योंकि उनके पास कोई हुनर नहीं है, उनके पास कोई स्किल सेट नहीं।
इसलिए हम अपने युवाओं को ये प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि वो अपने हुनर पर काम करें, अपने स्किल सेट पर काम करें, अपने आप को इतना योग्य बनाएं कि उन्हें अच्छी से अच्छी नौकरी मिले, भारत में मिले, विदेशों में मिले, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में मिले। ये उन्हें करना होगा। और यहां हमारा एक और स्पष्टीकरण है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हमारे देश में जो लंबे समय से जो लोग पिछड़े रहे हैं, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए, उनका आरक्षण ले लेना चाहिए। यह हमारे कहने का बिल्कुल मकसद नहीं। आरक्षण भी होना चाहिए, लेकिन जिन्हें आरक्षण मिल रहा है अगर वो भी अपने अंदर और हुनर डाल देंगे, अगर और स्किल सेट डाल देंगे, अपने आप को और ज्यादा स्मार्ट बनाएंगे, नौकरियों के लिए काबिल बनाएंगे, तो इससे उन्हीं का जीवन और ज्यादा बेहतर होगा, वो और ज्यादा पैसा कमा पाएंगे और इनका जीवन स्तर और ज्यादा अच्छा हो पाएगा। तो यही आज हमारा कहना है। तो आपको आज यही सोचना है कि अब बेरोजगारी हमारा बड़ा मुद्दा है या जाति हमारा बड़ा मुद्दा है।